तो हमास के खिलाफ गाजा में इजरायल ने जब अपनी कार्रवाई शुरू की, जब अपना एक्शन शुरू किया, जब अपना ऑपरेशन शुरू किया, तो इजरायल को भी पता था कि टनल्स का एक ऐसा जाल, एक ऐसा नेटवर्क है जो उसकी सबसे बड़ी बाधा है। अब जैसे जैसे आईडीएफ आगे बढ़ रही है तो कैसे अस्पतालों में इजरायल का हमास का सुरंग लोक सामने आ रहा है और कैसे इजरायल को अब ये नई नई तस्वीरें दिख रही हैं, उसकी हम पूरी रिपोर्ट आपके सामने रखने जा रहे हैं। इजरायल हमास युद्ध नए दौर में पहुंच गया और इस दौर में सिर्फ सेना ही नहीं बल्कि इजरायली इंटेलिजेंस और सुरक्षा बलों का रोल भी बढ़ गया। इजरायली इंटेलिजेंस ने इस बार वो काम किया है कि हमास का एक बड़ा गढ़ ढह गया और पहली बार दुनिया को हमास की तिलिस्मी सुरंग की पहली तस्वीर मिली। अल शिफा अस्पताल पर इजरायल का जो दावा था वो दावा सच होता नजर आ रहा है, क्योंकि हमास की ये सुरंगें अल शिफा अस्पताल के नीचे ही मिली है। लेकिन चिंता की बात हमास ही नहीं बल्कि हूती भी है, जिसने एक नए तरीके से इजरायल को चुनौती दी है। चुनौती ब्रिटिश रॉयल नेवी के सामने भी खड़ी हुई है। यह ऐसी चुनौती थी जिसमें जरा सी चूक पूरी दुनिया के लिए घातक। पहली बार हमास की सुरंग की तस्वीरें दुनिया के सामने आई हैं। अल शिफा हॉस्पिटल के नीचे ये सुरंगें मिली हैं। अस्पताल के 55 मीटर नीचे तक सुरंग फैली हुई है। आईडीएफ ने जारी किया हमास की सुरंग का पूरा वीडियो, तो ये तस्वीर हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन हमास के इस टनल नेटवर्क, इस पूरे टनल के जाल को लेकर अब नए नए सबूत सामने आए हैं। ये देखिए, ये वो वीडियो है जिसे आईडीएफ ने जारी किया है और साफ इसमें नजर आ रहा है कैसे ये टनल का नेटवर्क बनाया गया था। इसको लेकर इजरायल की फोर्स आईडीएफ लगातार दावा करती रही है और जैसे जैसे अल शिफा अस्पताल की तलाशी बढ़ रही है, जैसे जैसे अल शिफा हॉस्पिटल में इजरायल की फोर्स दाखिल हो रही है, छानबीन चल रही है, वैसे वैसे इस तरह के टनल्स का पता चल रहा है। ये तस्वीर उसी टनल की लेटेस्ट तस्वीरें आपके सामने। और वही गाजा के अल शिफा अस्पताल के नीचे मिले हमास के टनल का पूरा वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें, किस तरह से टनल्स का पूरा नेटवर्क मिला है। ये वीडियो आईडीएफ ने जारी किया है। अल शिफा अस्पताल में एक शेड के नीचे ये टनल मिला है। टनल में दाखिल होने के रास्ते को ढक कर रखा गया था ताकि किसी की नजर इस पर न पड़े। टनल में दाखिल होने का छोटा सा रास्ता है। टनल में 10 मीटर गहराई तक उतरने के बाद आगे का रास्ता दिखता है। ये टनल करीब 55 मीटर लंबा और आईडीएफ का दावा है कि टनल में कई हथियार और विस्फोटक भी मिले हैं। टनल के अंदर हमास के व्हीकल भी मौजूद हैं। टनल में दुश्मनों को घुसने से रोकने का भी इंतजाम है। टनल में बेहद खास किस्म के सुरक्षा दरवाजे लगाए गए हैं और दरवाजे के पीछे फायरिंग होल बनाकर रखा गया है जहां से हमास के लड़ाके खतरा महसूस होने पर दुश्मन पर फायरिंग कर सकते हैं। तो टनल की ये लेटेस्ट तस्वीरें सामने आई हैं और अल शिफा हॉस्पिटल को लेकर जो दावा किया जा रहा था आईडीएफ का, उन दावों को सही साबित करने के लिए दुनिया के सामने इन तस्वीरों को रखा है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि हमास के लड़ाके इस टनल का इस्तेमाल कैसे करते थे, कैसे इसका यूज करते थे। तो अस्पताल के नीचे टनल, आईडीएफ ने इसके सबूत दिए हैं। हमास लड़ाकों का कमांड सेंटर होने का यह दावा आईडीएफ की तरफ से किया गया है। टनल में हमास लड़ाकों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। दुश्मन पर हमले के लिए फायरिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं और आईडीएफ को टनल से मिले हैं हथियार और विस्फोटक। 55 मीटर लंबे टनल से हमास चलाता था अपने ऑपरेशंस को। तो ये जानकारी दी गई है आईडीएफ की तरफ से, ये साझा किया गया है वीडियो आईडीएफ की तरफ से। हमारे साथ इस वक्त मेजर जनरल ध्रुव कटोच जुड़े हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ, और साथ ही योगेश गुप्ता पूर्व राजदूत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ध्रुव सर, पहला सवाल तो यही, टनल्स को लेकर जो दावे आईडीएफ ने किए और जो सबूत अभी तक रखे हैं कि हॉस्पिटल्स के इर्द गिर्द नीचे टनल्स का नेटवर्क और अल शिफा जैसे बड़े अस्पताल का इस्तेमाल एक कमांड सेंटर की तरह किया जा रहा था, जो सबूत हैं उनको देखकर आपका एनालिसिस क्या है? क्या आप भी मानते हैं कि आईडीएफ या इजरायल का जो दावा है अस्पतालों को लेकर वो एकदम सही है? धन्यवाद रवि जी। देखिए, इजरायल तो बहुत समय से, इस साल से नहीं कई सालों से ये बोल रहा है कि हमास जो है उन्होंने सुरंग बनाई है और बनाई भी ऐसी जगह पर कि हॉस्पिटल्स के नीचे, मस्जिदों के नीचे और स्कूल्स के नीचे जी, ताकि अगर इनके ऊपर एक्शन हो तो सिविलियंस मरेंगे और फिर हमास पूरे विश्व के सामने ये कह सकेगा कि इजरायल एक टेररिस्ट स्टेट है।
अभी इसमें तो साफ जाहिर हो गया क्योंकि इजराइल की सेना वहां पहुंच गई है और ये सबूत कोई इनकार नहीं कर सकता है। मुझे कोई शक नहीं है कि ये जो कार्रवाई हमास कर रही है पूरा ह्यूमन राइट्स वायलेशन इजराइल नहीं, ये हमास कर रहा है और दुनिया को इसको नोट करना चाहिए। इजराइल को पूरा हक है जीने के लिए और जिस प्रकार से 7 अक्टूबर को हमास ने सिविलियंस का कत्ल किया है, मैं समझता हूं कि जब तक ये हमास के सैनिक उधर रहेंगे, इजराइल ने सही फैसला लिया है। सिर्फ एक मिनट, इजराइल ने सही फैसला लिया है कि ये जंग तभी समाप्त होगा जब आखिरी हमास का जो सोल्जर है उसको मार दिया जाए। रवि जी, बिल्कुल, हमास ने बार बार हमास के इस एक्शन को लेकर बार बार इजराइल की तरफ से, नेतन्याहू की तरफ से ये दोहराया गया है कि जब तक हमास का खात्मा नहीं होता यह ऑपरेशन नहीं रुकेगा। यहां कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। आगे हम बढ़े उसके पहले आपको बताते हैं कि इजराइल की सेना कैसे हमास के सुरंगों को तबाह कर रही है, उसको बर्बाद कर रही है। जल्दी से ग्राफिक्स के माध्यम से आपको हम दिखाते हैं आईडीएफ का एक्शन और निशाने पर सुरंग। तो आईडीएफ की इंजीनियरिंग टीम सुरंगों का मैप तैयार करती है। मैप तैयार होने के बाद आईडीएफ हमले की रणनीति बनाती है। विस्फोटकों का पता लगाने के लिए डॉग स्क्वाड का भेजा जाता है और इजराइल की सेना हमला कर सुरंगों को तबाह कर देती है। तो ये पूरा तरीका, प्लान कह लीजिए, अप्रोच कह लीजिए, आईडीएफ का वो इस्तेमाल किया जा रहा है इन टनल्स को लेकर। और भी बहुत सारी मॉडर्न तकनीक है जिनका युद्ध की तकनीक है, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है इन टनल्स के नेटवर्क के, इस चक्रव्यूह को भेदने के लिए। और इसमें इजराइल ने हर बार एक सबूत के साथ दावा किया है कि कैसे अस्पतालों का इस्तेमाल किया जा रहा है, किस तरीके से जो सिविलियंस हैं उनके घरों का या फिर जो सिविल एस्टैब्लिशमेंट्स हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। योगेश सर, अब इस पूरे मामले में बहुत सारे एलिगेशंस इजराइल के ऊपर हैं, ह्यूमन राइट वायलेशन का या फिर जिनेवा कन्वेंशन का, तरह तरह की बातें कही जा रही है। लेकिन अभी तो युद्ध चल रहा है और हर बार जैसा कि हम दिखा भी रहे हैं कि ये सबूत आईडीएफ के पास रखा जा रहा है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या ये प्रोपेगेंडा वॉर में इजराइल का पिछड़ना है और अब जाकर इजराइल की तरफ से काउंटर किया जा रहा है इन सबूतों के द्वारा? इससे दुनिया में कहीं कोई फर्क पड़ता नजर आ रहा है? ये फर्क तो पड़ रहा है। फर्क इसलिए पड़ रहा है कि सिविलियन कैजुअलिटीज जो है पैलेस्टीनियंस की वो बहुत ज्यादा हो गई। 12-13 हजार लोग मर गए हैं, उसमें काफी बच्चे लोग भी हैं। तो उससे जो है मतलब एक अरब वर्ल्ड में, मुस्लिम वर्ल्ड में, डेवलपिंग कंट्रीज में थोड़ा सा एक रोष की भावना है कि भाई अमेरिका ने जो है एक तरफा इजराइल का साथ दिया है, अमेरिका कुछ नहीं कर रहा। और इसीलिए जो है इन मुल्कों के कुछ मंत्री लोग जो है वो चीन गए हैं आज कि भाई वहाँ चीन से जाके जो है उन पे थोड़ा सा प्रेशर डलवाएं अमेरिका के ऊपर और परमानेंट मेंबर्स के ऊपर कि भाई ये सीज फायर होना चाहिए, लड़ाई बंद होनी चाहिए, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस पहुंचनी चाहिए। जबकि हमास वाले जो है वो इस बात पर अड़े हुए हैं कि भाई मतलब इजराइल इस बात पे अड़ा हुआ है कि पहले होस्टेजेस रिलीज होने चाहिए और ये हमास वाले कह रहे हैं कि नहीं, पहले सीज फायर होना चाहिए, सप्लाई आनी चाहिए, लड़ाई बंद होनी चाहिए। तो ये सब आपस में ये रस्साकशी चल रही है, तो फर्क तो पड़ रहा है। आप मानते हैं कि फर्क पड़ रहा है? और मुझे लगता है कि दोनों तरफ बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नजर आ रहा है। नेतन्याहू भी चाहते हैं कि इस ऑपरेशन में जल्दी से जल्दी सफलता हासिल हो। हम लौटेंगे आपके पास और देखिए, गाजा के अल शिफा अस्पताल में बंधकों को छिपाने के सबूत भी मिले हैं। इजरायली सेना ने एक वीडियो जारी किया है, सीसीटीवी फुटेज है ये। 7 अक्टूबर को बंधकों को लाया गया था अल शिफा हॉस्पिटल में। थाईलैंड और नेपाल के नागरिकों को इस अस्पताल में लाया गया था। इस वीडियो के माध्यम से ये दिखाने की, बताने की कोशिश की जा रही है। ये देखिए, यही वो वीडियो है, वही सीसीटीवी फुटेज है जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि एक तरफ तो जो घायल थे उनको लाया गया और साथ में हाथों में हथियार लिए हुए वहां पर लोग मौजूद थे। तो अल शिफा अस्पताल में, बंधक अस्पताल में सुरंग और आईडीएफ ने इसके सबूत दिए हैं। लगातार वो प्रमाण भी सामने आ रहे हैं। अस्पताल में महिला को बंधक बना के रखा गया था, यह भी हमने आपको तस्वीरों के जरिए दिखाया। हमास के खिलाफ युद्ध में इजराइल को सबसे ज्यादा मदद खुफिया इनपुट से मिल रही है। कैसे? खुफिया इनपुट के आधार पर इजराइल की सेना ने अल शिफा अस्पताल से हमास का कब्जा खत्म करने में कामयाबी हासिल की है। वो भी जल्दी से हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, इजरायली इंटेलिजेंस ने अल शिफा के अंदर की जानकारी दी और ये सारी जानकारी काफी काम की साबित हुई। हमास के लड़ाके कहां-कहां छिपे हैं,
पूरी लोकेशन इससे पता लगा और लोकेशन को आइडेंटिफाई किया गया आईडीएफ के द्वारा और जानकारियों को शिन बेट के साथ शेयर किया गया, यानी एक और फाइटिंग ग्रुप जो आईडीएफ के साथ है, और टारगेटेड अटैक किए गए जिससे कम अफरा तफरी मची, यानी कि पिन पॉइंट अटैक किया गया जो जानकारी थी उसके हिसाब से, और उसी हिसाब से फिर आगे की कार्रवाई की गई। ये सारे वीडियोस जो हैं उसके बाद ही सामने आए हैं जिस पर आईडीएफ ने दावा किया। विपिन चौबे हमारे साथ इस वक्त अशदोद इजराइल से जुड़े हुए हमारे सहयोगी, सीधे चलेंगे उनके पास। विपिन, और ज्यादा सबूतों के साथ आईडीएफ ने यह दावा किया है कि वो जो कार्रवाई कर रहा है अस्पतालों को लेकर वो सही है और इन अस्पतालों का इस्तेमाल बंधकों को रखने, यहां कमांड सेंटर बनाने, हथियारों को जमा करने के लिए किया गया, सुरंगों के नेटवर्क को ऑपरेट करने के लिए किया गया। क्या इसके बाद की कार्रवाई होगी? क्योंकि इजराइल ऐसे कई अस्पतालों को टारगेट कर रहा है, एक अस्पताल नहीं है। देखिए रवि, इजराइल को जो कुछ भी करना है वो कर रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया उसके बारे में आज की तारीख में क्या कहती है, क्योंकि इजराइल का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर है। हमला हम पर हुआ है, हम ये तय करेंगे कि हम बदला कैसे लेंगे और हम हमला करने वालों को कैसे खत्म करेंगे। लेकिन उसके खिलाफ जो प्रोपेगेंडा पूरी दुनिया में चलाया जा रहा था, खासकर हमास के जो सपोर्टर्स हैं उनको लेकर, उन्हें वो एक्सपोज करता हुआ नजर आया इन दो वीडियोस के जरिए। उसने कहा और दिखाया कि हम जो बातें कह रहे हैं कि हम कोई अफवाह पर नहीं जा रहे हैं और अफवाहों पर हम बम नहीं गिरा रहे हैं। अस्पतालों पर बमबारी करने का हमारा मोटिव और इंटेंशन है और उसके पीछे हमारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, साक्ष्य है, सबूत है, और वो सबूत अब दुनिया के सामने इन दो वीडियोस के जरिए आज की तारीख में इजराइल ने रख दिया है, जिससे ये साफ होता है कि कहीं ना कहीं अस्पताल हो, मस्जिद हो, स्कूल हो, रिहायशी इलाके हो, इनका इस्तेमाल ह्यूमन शील्ड की तरह खुद के लिए किया हुआ था, जो कि इंटरनेशनल नॉर्म्स का उल्लंघन है। और आज की तारीख में इजराइल जो कर रहा है, इजराइल उसको जस्टिफाई करता हुआ नजर आ रहा है। रवि, बिल्कुल, और देखिए इजराइल के सामने ये सारी बातें हैं, लेकिन अब ध्रुव सर, एक चीज यहां पर हम ये देख रहे हैं कि इजराइल के सामने जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि ये इजराइल के ऑपरेशंस बढ़ते जा रहे हैं, नए नए फ्रंट खुलने के आसार दिख रहे हैं। अब हम ट्रिपल एच देख रहे हैं, हमास तो था ही, हूती और हिजबुल्लाह भी अब बहुत खुलकर सामने आ गए। क्या आने वाले समय में इजराइल और आईडीएफ के ये जो ऑपरेशंस हैं इनका दायरा बढ़ता देख रहे हैं आप? और रवि जी, मुझे तो कोई शक नहीं है कि दायरा बढ़ता जाएगा। खास करके शुरुआत होगी लेबनान से, और वहाँ पर जो हिजबुल्लाह के फाइटर्स हैं और कुछ फाइटर लगता है वेस्ट बैंक तक भी आ चुके हैं। एक तो वो है, और दूसरा हूतीस। लेकिन हूतीस का मुझे इतना डर नहीं है या इतना खतरा नहीं समझता हूँ मैं जितना कि लेबनान है, क्योंकि वहाँ पर उनका बॉर्डर जो है एक साथ लगता है। जहाँ तक इजराइल की बात है, वो तो यही चाहेगी कि एक फ्रंट पे लड़ा जाए, कि पहले हमास को पूरा खत्म कर दिया जाए और उसके बाद हिजबुल्लाह को देखेंगे। लेकिन उनके पास काबिलियत है हिजबुल्लाह को और हमास को दोनों एक साथ निपटने की, और मुझे लगता है कि अगर विदेशी ताकतें बीच में ना आए इसको रोकने के लिए, तो इजराइल इसी रास्ते पे ही आगे चलता रहेगा। आपने कहा कि विदेशी ताकतें ना आए योगेश सर, लेकिन हूती हो या हिजबुल्लाह हो, दोनों पर तो ईरान का हाथ है। नहीं, मेरा सोचना ये है कि इस वक्त जो है वो इजराइल की कोशिश है कि लड़ाई जो है जहाँ तक मुमकिन हो वो हमास के साथ ही लोकलाइज्ड रहे, और थोड़ी बहुत ही सिंबलिज्म को तो छोड़ दीजिए, लेकिन अदरवाइज वो हिजबुल्लाह या जो है इजराइल के बाहर सीरिया वगैरह में या लेबनान वगैरह में कोशिश कर रहा है कि ना लड़ाई वहाँ तक फैले, क्योंकि वो नहीं चाहता कि ज़्यादा लड़ाई फैले। उससे ये है कि फिर एरिया ऑफ ऑपरेशन बढ़ेगा तो फिर वो मुश्किल हो जाएगी इजराइल के लिए भी, और दूसरी बात है कि अमेरिका के लिए भी, क्योंकि अगर ईरान डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गया तो फिर ये मामला थोड़ा और ज़्यादा संगीन हो जाएगा। आप ये मानते हैं कि ईरान के इन्वॉल्वमेंट से ये मामला और गंभीर हो जाएगा? हमास प्रमुखों के घर पर आईडीएफ का छापा, घरों में मिला हथियारों का जखीरा। हमास प्रमुखों के घर में मिले 35 टनल में छिपाए गए थे हथियार।
तो हमास के प्रमुखों के घर पर हुई छापेमारी में और क्या क्या मिला है वो जल्दी से आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। हमास प्रमुखों के घर पर छापेमारी, क्या मिला है? 7 रॉकेट लॉन्चर मिले हैं यहां से और साथ ही ऑटोमेटिक राइफल्स भी मिली हैं, गोला बारूद मिला है और साथ ही 35 टनल मिले हैं। बड़ी बातें क्या हैं? तो इजरायली हमले में मारे गए दर्जन भर कमांडर्स, कतर में रह रहे हैं कई हमास प्रमुख जो गाजा या वेस्ट बैंक से अलग हैं और टनल में छिपकर आईडीएफ से कई कमांडर्स लड़ रहे थे। शनिवार को 15 दिन के अंदर खत्म करने का टारगेट है और उसकी तलाश लगातार की जा रही है। विपिन हमारे साथ इस वक्त जुड़े। विपिन, इजरायल के अंदर कैसा माहौल है इस पूरे युद्ध को लेकर, सरकार की नीति को लेकर? क्योंकि ये युद्ध लंबा खिंचता चला जा रहा है। उम्मीद थी कि शायद जल्दी कंक्लूड हो जाए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि 2 महीने भी पूरे हो जाएंगे और शायद ये ऑपरेशन चलता रहे। बिल्कुल, देखिए लगभग 45 दिन होता हुआ नजर आ रहा है और जो मेरा युद्ध का अनुभव कहता है रवि कि युद्ध शुरू जरूर होता है लेकिन खत्म कब होगा इसको लेकर कोई प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता है। रूस यूक्रेन युद्ध इसका सबसे ताजा उदाहरण है और उसके बाद इजराइल और फिलिस्तीन का इस मामले में जो दूसरा उदाहरण है वो अपने आप में ये है। अब सवाल पर लौटते हैं, आप ये कह रहे हैं कि इजराइल में माहौल क्या है। देखिए, इजराइल में एक बड़ा तबका है जो आज की तारीख में सरकार से ये चाहता है कि किसी भी कीमत पर बंधकों को छुड़ाया जाए, उसको लेकर एक तबके में रोष है। लेकिन एक बड़ा तबका ऐसा भी है जो ये कहता है कि इस बार ऐसी सीख दीजिए कि कई पुश्ते याद रखें और इजराइल के खिलाफ मुंह उठाने से पहले कोई सोचे। इसीलिए बेंजामिन नेतन्याहू इस वक्त पूरी तरह से कंसंट्रेट करके हमास को खत्म करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ऑपरेशन को कहीं से रोका नहीं जा रहा है, कोई भी अमेरिकी दबाव काम नहीं कर रहा है और दुनिया के तमाम मुल्क बेशक कई सारे फ्रंट खोलने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन हमास के खात्मे से कम नेतन्याहू को कुछ भी मंजूर नहीं है। बिल्कुल, और नेतन्याहू ने हर बार यही कहा है कि हमास का अंत हम करके रहेंगे। बड़ी खबर जो ब्रिटेन से आई है, ब्रिटेन ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के इतिहास में एक बहुत बड़ी परमाणु त्रासदी होते होते बची है। 48 परमाणु बमों से लैस एक पनडुब्बी जिसमें 140 नौसैनिक सवार थे, वो बाल बाल बचे। ब्रिटेन की ये पनडुब्बी वैनगार्ड क्लास की है और अटलांटिक महासागर में गश्त कर रही थी, लेकिन मशीन में अचानक खराबी आई और ये पता नहीं लग सका कि पनडुब्बी कितनी गहराई में उतर चुकी है। ब्रिटेन की रॉयल नेवी की ये परमाणु पनडुब्बी गर्त में डूब जाती, समंदर में दफन हो जाती, लेकिन समय रहते कदम उठा लिए गए और इस पनडुब्बी को बचा लिया गया। अगर परमाणु पनडुब्बी के साथ हादसा हो जाता तो पूरी दुनिया पर असर होता, समंदर के रास्ते पूरी दुनिया पर कहर बरप सकता था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यह सबसे बड़ा परमाणु संकट पैदा हो सकता था, लेकिन समय रहते इस स्थिति को टाल दिया। तो समय रहते हालात पर काबू कर लिया गया और ये सबमरीन डूबने वाली थी। ये पनडुब्बी ट्राइडेंट मिसाइलों और परमाणु बमों से लैस होती है। ये इतनी गहराई में चली गई थी कि वो समुद्र के अंदर ही दफन हो सकती थी। इसी बीच चालक दल को इस खतरे का एहसास हो गया और इसे बचा लिया गया। तो ब्रिटेन की पनडुब्बी और ग्लोबल हादसा इससे टल गया। बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं। सामान्य गहराई में जा रही थी ये पनडुब्बी, गड़बड़ी की वजह से ऐसी गहराई में चली गई जहां पर खतरा था और डेंजर जोन में जाने से पहले इंजीनियर्स ने इसे बचा लिया। तो इस तरह से यह विनाश टल गया। परमाणु पनडुब्बी समुद्र में गश्त पर थी और पता लगा कि गहराई बताने वाला जो उपकरण है वो काम नहीं कर रहा। पनडुब्बी कितनी गहराई में है यह पता नहीं चल रहा था। दूसरे तरीके से गहराई को मापा तो पनडुब्बी डेंजर जोन में चली गई थी। आनन फानन में इमरजेंसी लागू की गई और पनडुब्बी को ऊपर लाया गया। तो इस तरह से एक बड़ा खतरा टला और देखिए पनडुब्बी ट्राइडेंट 2 परमाणु मिसाइलों से लैस थी। करीब 48 परमाणु बम इसमें रखे हुए थे और दुनिया पर 87 मेगाटन के बराबर की तबाही मच जाती। पनडुब्बी को समुद्र तल के नीचे से ऊपर लाना असंभव होता। पनडुब्बी खतरे में पड़ती तो परमाणु बम मुश्किल पैदा करते। समुद्र से पूरी दुनिया पर परमाणु खतरा कई गुना बढ़ जाता। कोई भी देश परमाणु हथियारों का दुरुपयोग कर सकता था। तो इस तरह से एक बड़ा खतरा टला है और समय रहते एक कार्रवाई की गई। ध्रुव सर, आप कितना बड़ा खतरा मानते हैं इसे? इस तरह की घटना टाल दी गई, लेकिन अगर कुछ हो जाता तो फिर दुनिया में कैसी तबाही मचती? रवि जी, जहां पर भी न्यूक्लियर हथियारों की बात करते हैं, खास करके समुद्र में,
तो ये मैं समझता हूँ बहुत ही बड़ा खतरा हो जाता। एक, किसी भी समय पर एक्सीडेंट हो सकता है। दूसरा, जो विदेशी ताकतें हैं और या जो उग्रवादी ताकतें हैं वो भी इन हथियारों के ऊपर कब्जा करने की कोशिश करती। तो ये मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी बात हुई है कि कम से कम खतरा तो टल गया। लेकिन सभी देशों को इस चीज़ के ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए कि न्यूक्लियर हथियार जो है वो जब भी बाहर भेजते हैं तो उनके ऊपर इस प्रकार की जो सेफ्टी तरीके हैं ठीक है, वो हमेशा रहना चाहिए। योगेश सर, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, यूक्रेन रूस वॉर हो या फिर इजरायल और गाजा के बीच युद्ध हो, इस बीच हमने देखा है कि जो एटॉमिक एस्टैब्लिशमेंट हैं उनमें गतिविधियां बढ़ी हैं, चाहे मिसाइलों की बात हो या फिर सबमरीन की बात हो, उनका डिप्लॉयमेंट, उनका मूवमेंट, ये सब बढ़ा है। आप क्या मानते हैं, वैश्विक तौर पर क्या दुनिया थोड़ी असुरक्षित हुई है एटॉमिक हादसों के मामले में? देखिए, अगर ये इस तरह के जो सबमरीन्स हैं या शिप्स हैं जो न्यूक्लियर वेपन्स कैरी कर रहे हैं, अगर ये ज़्यादा मतलब जो है वो डिप्लॉय हो रहे हैं तो उससे थोड़ा सा खतरा तो देखिए बढ़ता ही है। और ये बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो है हो सकता था जिसे कि अवॉइड कर दिया गया जी। लेकिन अगर ये इस तरह के जो है वो वेसल्स आते हैं तो खतरा तो बढ़ता ही है इनसे, इसमें कोई शक नहीं। जी बिल्कुल, आप मानते हैं कि ऐसा खतरा बढ़ रहा है। और हमें याद होगा कि रूस यूक्रेन वॉर में ज़ैपोरिजिया को लेकर भी कई तरह की आशंकाएं साबित हुई थी, सामने आई थी। लाल सागर से ब्रिटिश कार्गो शिप हाईजैक किया गया है, बड़ी खबर है। यमन के हूती विद्रोहियों ने जहाज को हाईजैक किया है और क्रू मेंबर्स के साथ जहाज पर 25 लोग सवार थे। और साथ ही ये भी जानकारी मिल रही है कि ब्रिटेन की कंपनी के नाम से ये शिप रजिस्टर्ड थी, जिसको टर्की के रूट से इंडिया की तरफ आना था, लेकिन इस बीच हूती विद्रोहियों ने इसे अगवा कर लिया। ये जानकारी, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। हालांकि इस पूरे मामले में नेतन्याहू ने रिएक्ट किया है और कहा है कि ईरान की साजिश है, ये ईरान पर आरोप लगाया। आईडीएफ का दावा शिप इजरायल का नहीं है, तुर्की से भारत जा रहा था ये शिप। और चलिए अब आपको अगवा हुए मालवाहक जहाज की तस्वीर भी दिखाते हैं। ये वही मालवाहक जहाज है जिसको हूती विद्रोहियों ने लाल सागर से अगवा किया था। मालवाहक जहाज के अगवा होने के बाद की ये तस्वीर है। वीडियो में आप देख सकते हैं ब्रिटिश मालवाहक जहाज गैलेक्सी को हूती विद्रोहियों ने अगवा करके यमन के हुदैदा शहर के करीब रखा है। और चलिए आपको बताते हैं कि कार्गो शिप कहां से निकली थी और अगवा होने से पहले आखिरी बार वो कहां नजर आई थी, कहां पर दिखी थी। जल्दी से ग्राफिक्स के माध्यम से ये सारी बातें आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। कार्गो शिप का रूट है वो देखिए, यहां से अगवा हुई थी जिस जगह पे आप देख रहे हैं, यानी कि लाल सागर के बीच, एकदम बीचों बीच यहां से हूती विद्रोहियों ने इसको अगवा किया यमन के ठीक पहले, और वहां से उसे अगवा करके वो यमन की सीमा में लेकर गए थे। तो ये जो मानचित्र आप देख रहे हैं, एक तरफ जो ऊपरी हिस्से में देख रहे हैं इजरायल है और वहां से कुछ दूरी पर लाल सागर में बीचों बीच इसको अगवा किया गया और अब यमन की सीमा में ये कार्गो शिप मौजूद है। ब्रिटिश कार्गो शिप से जुड़ी एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। यमन के हुदैदा शहर से 150 किलोमीटर दूर इसे अगवा किया गया। कार्गो शिप को यमन के हुदैदा शहर में हूती विद्रोही ले गए हैं और इजरायल ने इस पर कहा है कि इसमें ईरान का हाथ है, इस सब के पीछे ईरान है। और देखिए जमीनी मोर्चे के साथ साथ अब समुद्री मोर्चे पर भी जंग भड़क सकती है। इसकी वजह है हूती विद्रोहियों की कार्गो शिप अगवा करने की ये साजिश। लाल सागर में हूती विद्रोहियों ने कार्गो शिप का अपहरण किया। हूती विद्रोहियों ने हेलीकॉप्टर से हमला कर जहाज को अगवा किया। जहाज तुर्की से भारत के लिए रवाना हुआ था। जहाज पर क्रू मेंबर्स के साथ 25 लोग थे। जहाज का नाम गैलेक्सी लीडर है। जहाज के ऊपर बहामास का झंडा भी लगा हुआ था। जहाज का रजिस्ट्रेशन ब्रिटिश कंपनी के नाम पर है। जहाज को जापानी कंपनी ने लीज पर लिया है, लेकिन अभी फिलहाल ये यमन की सीमा में मौजूद है जिसे हूती विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया है। तमाम बड़ी खबरों पर हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़े हुए थे, उन दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हमारे सहयोगी विपिन भी जुड़े हुए थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद।